Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से एक नया चैप्टर जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था 12th क्लास के लिए, दैट वाज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों से बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों से डिस्कस किए और एक ही लेक्चर में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, बहुत अच्छे से नहीं समझा है, तो पहले एक बार कर लीजिए ताकि आज के एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने कल चैप्टर किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उसके कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको इनको मेरे साथ साथ जरूर समझना है और करते चलना है ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोला गया है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर 1819 दैट इज रुपीज 9 लाख एंड एब्सोल्यूट इंक्रीज ड्यूरिंग 1920 रुपीज 12 लाख 60,000। ये इंक्रीज हुआ है गाइस, ये इतना इंक्रीज है। और पिछले साल जो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था 9 लाख, तो आपको बताया था मैंने पिछले साल को हम बेस लेते हैं, ठीक है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पिछले साल को बेस लिया जाएगा और कितना इंक्रीज हो रहा है 12 लाख 60। तो हम क्या कहते हैं 12 लाख 60,000 डिवाइड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय में 100, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा कितने परसेंट, 9, ये आ जाएगा 140% नियर अबाउट, ये हमारा 140% ये हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें मैच करना है तो ए ही इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर 1890 60 लाख है पिछले साल एंड एब्सोल्यूट इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1920 90 लाख, इंक्रीज हो रहा है 90 लाख। तो अगेन हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 90 लाख डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। तो ये किस पर जाता है 15, तो ये आ जाएगा 150%। तो चेक कीजिए परसेंटेज चेंज हो रहा है प्लस में, देखो ये हो रहा है 40 नहीं गाइस, ये हो रहा है 50 नहीं, परसेंटेज चेंज प्लस 150% यस। तो इसका आ जाएगा डी, तो इसका आ जाएगा ए और इसका आ जाएगा डी। आई होप आपको फर्स्ट एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सब मैंने आप लोगों को कल अच्छे से बताया था कि किस तरीके से होता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, इसके बाद सेकंड एमसीक्यू के साथ आपको मेरे साथ साथ, और गाइस आपको मेरे से पहले आंसर करना है कमेंट के अंदर, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपके आंसर सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, आपने जो कल पढ़ा है वो आपने बिल्कुल सही से आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग। आपको अगेन मैच करना है रिजर्व एंड सरप्लस ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 8 लाख, ठीक है, और 31 मार्च 2019 है 16 लाख। अगेन हमें परसेंटेज से निकालना है, तो देखो अब ये नहीं बोला इंक्रीज, अब पिछले साल 8 लाख था अब हो गया 16, बताओ कितना चेंज हुआ 8 लाख। और बेस कितना है गाइस 8 लाख ही लेंगे पिछले साल का, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, दैट वुड बी 100%। ऑलराइट गाइस, तो इसका ए पार्ट आ जाएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस पिछले साल 8 लाख है, एब्सोल्यूट डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो डिक्रीज को हम नेगेटिव में दिखाते हैं, और बेस ईयर क्या लेंगे गाइस 8 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 12.5%, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है गाइस। ये हमारा 12.5% नेगेटिव मतलब इतना चेंज हो रहा है, तो आंसर इज योर डी, तो सेकंड का डी आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस पिछले साल है हमारा 8 लाख और इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज था ये इंक्रीज है, सेम फिगर है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 12.5%, ठीक है गाइस। तो ये आ गया आपका सी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सी। तो ये आपने मैच किया अगेन सेकंड, ये आपको आने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला कैश फ्लो तो है, इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस ये भी है, उसके बाद रेशियो एनालिसिस ये भी है, बैलेंस शीट ये नहीं है, तो डी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद ध्यान से बताना है which analysis depreciate the relationship between two figures। यस बताइए कौन बताता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जो कल बताया था लेक्चर उसके अंदर मैंने ये स्पेशली बताया रेशो एनालिसिस, ये रेशो एनालिसिस बताता है कि दो फिगर्स के बीच में क्या रिलेशन है।
जिनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू फिगर्स को। तो टू फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप जो बताता है वो रेशियो एनालिसिस बताता है। तो फर्स्ट इज योर ऑप्शन रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस नहीं आएगा, क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस नहीं आएगा, डिविडेंड एनालिसिस नहीं आएगा, आंसर इज योर ए। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जल्दी से आपको भी आंसर करना है, साथ साथ मेरे से पहले करना है गाइस। फिक्स्ड एसेट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख। हमारी फिक्स्ड एसेट 3 लाख टू 4 लाख मतलब कितनी बढ़ रही है, 1 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ। देखो आपको पता है हमेशा जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो आप कहां दिखाते हो, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बेस ईयर। बेस ईयर है कितना, 3 लाख, तो इंक्रीज हुआ है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज नहीं किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 33.33%। तो चेक कीजिए 33.33%, बी इज योर आंसर। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अ कंपनीज करंट लायबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 3 लाख। अब बताओ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ये तो कम हो रही है। कितना कम हो रहा है, 1 लाख। 1 लाख क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बेस कितना है, 4 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ही निकालना है, तो ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये कितना आ जाएगा, 25% नेगेटिव। चेक कीजिए 25% नेगेटिव कहाँ है, ए इज योर ऑप्शन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए, अ कंपनीज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ₹20 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू इज 14 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके 2 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, आपके ग्रोस प्रॉफिट कितने। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है गाइस, जो आपके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होते हैं उसमें से आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को क्या करते हो, माइनस, तब जाकर ग्रोस प्रॉफिट आता है। याद कीजिए आपने +1 में भी किया था, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते थे। तो सेल क्या होता है, नेट सेल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात होती है। तो ये आ जाएगा 20 लाख माइनस 14 लाख, दैट वुड बी योर 6 लाख। तो 6 लाख विल बी योर आंसर, आंसर नंबर डी। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 4 लाख। आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका 60% है कॉस्ट, ठीक है, मतलब 40%, इसका मतलब 40% ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 30,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स आपको निकालना है प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आप बताओ पहले ग्रॉस प्रॉफिट आप ही बताया मैंने, 40% किसका, 4 लाख, क्योंकि ये 60% अगर कॉस्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 40%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 1,60,000। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे, माइनस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1,30,000। इसके बाद आपको टैक्स क्या करना है, 40% माइनस करना है, इसका 40% ये आ जाएगा 52,000। तो ये माइनस करेंगे, ये आ गया कितना, 78,000, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गाइस क्लियर है, तो इसने यही मांगा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज बी इज योर ऑप्शन। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा ये हमारा एमसीक्यू था। इसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, क्या माना जाता है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, नहीं गाइस, डायरेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, नहीं। यस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं होते हैं, और इसके बाद नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, तो आंसर इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गाइस ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। असर्शन ए 10th आपका एमसीक्यू आ रहा है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैंने बताया था, उसका एक और नाम होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बिल्कुल सही है। In comparative balance sheet, each item of asset, liability and shareholder fund is placed side by side. हम दो सालों को साइड बाय साइड रखते हैं टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। In the context of the above two statement, which of the following is correct? B, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. A is your answer, क्योंकि दोनों सही है, और जो A है, ए के बारे में जो बोला गया है उसके लिए जो रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। गाइस क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ वर्टिकल एनालिसिस, नहीं गाइस ये कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर यही गलत हो गया। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज एनालाइज्ड वर्टिकली, नहीं गाइस हॉरिजॉन्टली करते हैं।
ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, तो ये दोनों ही गलत है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं गाइस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। सी इज योर आंसर, क्योंकि दोनों क्या है, अगर हम कंपैरेटिव की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होते हैं, तो ये दोनों गलत है। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोज द चेंज इन वेरियस आइटम्स। बहुत सारी आइटम में चेंज दिखाता है, ठीक है, बिल्कुल। नॉट ओनली इन एब्सोल्यूट फिगर, एब्सोल्यूट फिगर में तो दिखाता ही दिखाता है, बट इन परसेंटेज फॉर्म ऑल्सो, बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट चेंज भी दिखाता है और परसेंटेज चेंज भी दिखाता है। रीजन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंडिकेट्स ट्रेंड ऑफ चेंज, बिल्कुल सही, कि आपका ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एंड द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द फर्म, यस बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. गलत guys, both A and R are true, but R is the correct explanation of A. ये आपका सही है guys। यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है, जैसे पहले वाले में क्या दिया था, ऊपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया था, इसमें नोट करेक्ट दे दिया। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं कि ऊपर करेक्ट वाला ही आ रहा होगा। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक मार्क करना है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए, Which analysis is considered more dynamic? Guys, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है, डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है। जो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में आपको बताने वाला हूं, उसको स्टैटिक एनालिसिस भी बोला जाता है। तो मोर डायनेमिक कौन होता है, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ठीक है बिल्कुल, वर्टिकल एनालिसिस नहीं गाइस, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस नहीं, ये नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्योंकि इसे ही क्या बोला जाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस। ए इज योर आंसर। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इसको आपस में कंपेयर करते हैं, तो ये ज्यादा डायनेमिक होता है। लेकिन जो हमारी वर्टिकल एनालिसिस होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल लाइन ऐसे, मतलब एक ही साल का डेटा लेते हैं, तो उसमें वो ज्यादा डायनेमिक नहीं होती है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज योर आंसर। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज कॉल्ड, यस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, जहां पर हमारी कॉस्ट और हमारे रिवेन्यू सेम हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट। गाइस क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास लास्ट आ रहा है assertion A, break even point is no profit no loss point, बिल्कुल सही। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट आर एक्जैक्टली इक्वल टू टोटल सेल, बिल्कुल सही, जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल इक्वल होगी वो हमारी क्या होगी, ब्रेक इवन पॉइंट। एज सच देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर एनी लॉस एट दिस पॉइंट, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड करेक्टली एक्सप्लेन ए, आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को, दैट इज योर आंसर ए। तो गाइस आई होप ये 15 के 15 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसे लगे। और गाइस बाकी सब जो कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ऑल उससे रिलेटेड एमसीक्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।